नमस्कार दोस्तों, रेट पीटीआई शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज क्लास नंबर 29 रहेगी और आज हम टॉपिक देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। दोस्तों, बहुत ही आसान और देसी भाषा के अंदर हम व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको समझने का प्रयास है जो करेंगे। दोस्तों, जो साथी संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्लासें पीडीएफ है ये प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं मित्रों आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। होती क्या है ये व्यक्तिगत विभिन्नता? चलिए मित्रों इसका अर्थ देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थ, कोई दो व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक जैसे नहीं होते। बोलते हैं ना ये जुड़वा बच्चे ये तो समान से दिखाई देते हैं, दिखाई समान देते हैं, लेकिन उनके गुण उनका आकार किसी ना किसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर मिलेगा। यही है व्यक्ति विभिन्नता, यानी हर एक व्यक्ति क्या है, अलग है। आपको कहीं पर भी दो समान गुणों वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे, समान आकृति वाले नहीं मिलेंगे। दोस्तों देखिए, यहां तक कि दो जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती है। यह नहीं है कि दो जुड़वा भाई बहन है तो उनमें पूर्ण रूप से समानता होगी, नहीं मिलेगी। उनमें रूप रंग हो, उनका शारीरिक गठन हो, विशिष्ट योग्यताएं हो, बुद्धि हो, स्वभाव हो आदि परस्पर एक दूसरे ने कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। इस प्रकार उनमें पाई जाने वाली इस विभिन्नता को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। सिंपल सी बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय किन्हीं दो व्यक्ति बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नताओं से क्या है? भिन्नता से। अगर आप किन्हीं दो बालकों को लेंगे जो आपको समान दिखाई दे रहे हैं तो उनमें या तो शारीरिक या मानसिक या संवेगात्मक या सामाजिक इनमें से एक में आपको विभिन्नता मिल जाएगी। दोस्तों, और यही होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता। मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण देखिए क्यों होती है। कारण है देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम, वातावरण, इन दोनों का योग गुणा, इन दोनों का गुणा ही क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। क्या होता है? व्यक्ति होता है। समझिए मित्रों, तो वंशानुक्रम हो या वातावरण हो, जाति प्रजाति या देश हो, आयु या बुद्धि हो, शिक्षा या आर्थिक दशा हो या लिंग भेद हो, इन कारणों से आपको किन्हीं दो व्यक्तियों या बालकों में क्या मिलेगी? व्यक्तिगत विभिन्नता मिलेगी। मुख्य चीज यहां पर है वंशानुक्रम और वातावरण, जिसके बारे में आगे जब हम सूत्र पढ़ेंगे ना, व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, यह सूत्र जब हम अध्ययन करेंगे वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए मित्रों बात करते हैं व्यक्ति विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व की। बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यह नहीं है कि छोटा टॉपिक, आप छोटी क्लासों को लेकर चलते हैं, 2 क्लासों में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाने पर शिक्षक अपने छात्रों का अधिक हित कर सकता है। अगर कक्षा के अंदर शिक्षक को यह पता चल जाए कि यह बालक क्या है? प्रतिभाशाली है, यह बालक औसत है, और यह बालक क्या है? यह बालक है आपका मंद बुद्धि वाला, तो इससे वो उसी हिसाब से उनको क्या करवा सकता है? अध्ययन करवा सकता है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसका ज्ञान होने जाने पर शिक्षक है वो छात्रों का अधिक हित कर सकता है। प्राय प्रत्येक कक्षा के अंदर सामान्य बालकों की अपेक्षा मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक भी कुछ संख्या में रहते हैं। सामान्य बालक तो होते ही हैं, लेकिन वहां पर आपको मंद बुद्धि मिलेंगे, वहां पर आपको प्रतिभाशाली मिलेंगे। कक्षा शिक्षण सामान्य बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त होता है। जो कक्षा में शिक्षण किया जाता है वो एक शिक्षक सभी बालकों को सामान्य बुद्धि का बालक मानकर शिक्षण करवाता है। मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालक इससे अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि सामान्य बालक है उसके स्तर का शिक्षण करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो वो तो समझ जाएगा। प्रतिभाशाली है उसको शिक्षक पढ़ाएगा, उससे ही पहले पता चल जाएगा कि यह चीज ये होती है। लेकिन जो मंदबुद्धि है उसको 2 बार पढ़ाने पर भी पता नहीं चलता है, तो उसको एक बार में कैसे पता चलेगा मित्रों? क्योंकि सभी को सामान्य रूप से एक ही पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाती है।
अतः शिक्षक का दायित्व हो जाता है कि वह बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करे। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता, अभी जो मेरे सामने अगर 100 छात्र बैठे हैं और मेरे को पता है कि इनमें से 20 है जो प्रतिभाशाली है और 20 है जो मंदबुद्धि है और बाकी के 60 है जो सामान्य है, तो मैं प्रतिभाशाली है उनको इस स्तर का लूंगा, मंदबुद्धि को उस स्तर का लूंगा और सामान्य है उनको सामान्य तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इसके लिए आपको कक्षा पर क्या बातों का ध्यान देना है? इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। किन किन पर? कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं हर एक बालक की क्या क्या व्यक्तिगत विभिन्नता है। समझे मित्रों? छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए कि यह प्रतिभाशाली है, यह मंदबुद्धि है, यह सामान्य बुद्धि वाला है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, यह नहीं कि सभी के लिए पाठ्यक्रम सेम हो। जो प्रतिभाशाली है उसके लिए थोड़ा सा स्तर वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, मंदबुद्धि के लिए कम स्तर का पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, प्रत्येक छात्र है उसको प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति के पास जाकर शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, यह नहीं है कि जो आप सामान्य बालकों को पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आप मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षण पद्धतियां हैं, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, उनके अंदर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए। गृह कार्य, उन बालकों को गृह कार्य दीजिए जिनसे, जैसे मंदबुद्धि है वो घर पर जाकर अगर गृह कार्य का अध्ययन करेंगे तो उनको कुछ और सीखने को मिलेगा। अब आप वो गृह कार्य जो मंदबुद्धि को देना है वो एक प्रतिभाशाली को दे रहे हैं, तो उसको तो वो चीज पहले से पता है, उसको उससे क्या फायदा होना है। समझे मित्रों? शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, किस बालक में कैसा शारीरिक दोष है इसका पता होना भी आवश्यक है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि हमें तो कक्षा 12 पास करनी है, इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय नहीं, सभी उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास वाले जो विद्यालय है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। आगे चलिए मित्रों, शैक्षिक निर्देशन और व्यवसायिक निर्देशन भी बालकों में दिया जाना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोतों की। समझिए मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसके आधारभूत स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, जो रहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। संसार में कोई दो व्यक्ति शरीर और व्यवहार की दृष्टि से समान नहीं होते हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों में कोई न कोई विभिन्नता अवश्य होती है। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तियों में परस्पर भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो समझिए क्या कारण है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण। क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण होता है। व्यक्तित्व के विकास और व्यवहार के निर्धारण में, चाहे व्यक्तित्व चाहे विकास हो चाहे व्यवहार हो, उसके निर्धारण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। यह मान लो कि जो व्यक्ति है या व्यक्तित्व है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का गुण ही काम आता है। अब देखिए वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्ष महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। आप वंशानुक्रम के साथ चलोगे और वातावरण को अलग करना चाहोगे तो कभी नहीं कर सकते। ये दोनों क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी है। पूरक भी है, सहायक भी है, सहयोगी भी होते हैं आपस में। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं है कि ये जो कारण है या जो ये प्रभाव पड़ा है एक बालक पर, यह वंशानुक्रम से पड़ा है या वातावरण से पड़ा है, इसका अंतर आप नहीं कर पाते। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है और व्यक्ति इन दोनों का योग फल न होकर क्या होता है? गुणनफल होता है। एक व्यक्ति है ना मित्रों, वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है दोस्तों। देखिए यहां पर, अतः हम कह सकते हैं कि बालक विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारकों का ही समान रूप से महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में से यदि कोई भी कारक बंद हो जाता है तो व्यक्ति का विकास क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है, वंशानुक्रम इंटू वातावरण बराबर व्यक्ति का विकास।
अगर आपने वातावरण को 0 कर दिया यहां पर, अब 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो वो भी 0 हो जाएगी, तो यहां पर वंशानुक्रम भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर व्यक्ति का विकास करना है तो उसमें वंशानुक्रम और वातावरण की बराबर भूमिका आपको निभानी पड़ेगी दोस्तों। अब देखेंगे प्रतिभाशाली बालक है, अपराधी बालक है, पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है, उनके बारे में दोस्तों आज की क्लास में चलते हैं आगे हम प्रतिभाशाली बालकों की ओर। थोड़े स्पीड के साथ, लंबा चैप्टर है मित्रों। प्रतिभाशाली बालक किनको कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक सामान्य या औसत बालकों से सब बातों में, किन में? बुद्धि हो, विचार हो आदि में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ये बालक सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं कि इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये दूसरे बालकों के साथ कक्षा में उचित प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार की शिक्षा हमारे आज यहां पर चल रही है उसके अंदर एक प्रतिभाशाली हो, एक सामान्य हो या एक मंदबुद्धि हो, उनका कोई फर्क नहीं, उनको समान पढ़ाया जाता है। वहां पर तभी जो प्रतिभाशाली बालक है वहां पर समायोजित नहीं हो पाते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रतिभाशाली वे बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से क्या है? अधिक है। प्रतिभाशाली बालक है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से क्या होती है? अधिक होती है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए टर्मन ने क्या कहा। टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो सभी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में देख लो क्या होंगे? क्या होंगे? वरिष्ठ होंगे, अच्छे होंगे। कोलसेनिक ने क्या कहा? वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे। क्या कहना है कोलसेनिक का? कि एक आयु के बालक है 50, उनमें से वह बालक जो उन आयु स्तर वालों में क्या है? योग्यता में अधिक है, एज बराबर है, योग्यता उसके पास अधिक है, वो समाज के लिए कुछ नया कर रहा है, तो वो क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा दोस्तों। अब देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता आ रही है शारीरिक विशेषता। यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देखिए टर्मन ने अपने अध्ययनों द्वारा स्पष्ट किया कि प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालक की तुलना में 1.5 इंच लंबा। एक बालक जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो जन्म लेता है जब सामान्य बालकों से 1.5 इंच लंबा होता है और भार में 1 पौंड अधिक होता है। भार में कितना होता है? 1 पौंड अधिक होता है। इसके अतिरिक्त वह चलना, फिरना, बोलना या सामान्य बालकों की तुलना में जल्दी सीख लेता है। चाहे बैठा रहना हो, चाहे चलना हो, चाहे फिरना हो, चाहे बोलना हो, चाहे भागना हो, सामान्य बालक जो करते हैं उनसे पहले एक प्रतिभाशाली बालक है वो करने लग जाता है। यह शारीरिक विशेषता है। अगर बात करें उच्च बुद्धि लब्धि की, तो प्राय इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 140 से अधिक पाई जाती है दोस्तों। कितने? 140 से अधिक। अमूर्त चिंतन, इनकी चिंतन प्रक्रिया श्रेष्ठ होती है जिससे वे कठिन समस्याओं को समझाने व समाधान ढूंढने में देर नहीं करते। प्रतिभाशाली बालक के सामने कितनी भी बड़ी समस्या अगर आपने लाकर रख दी तो वो चंद सेकंडों, चंद मिनटों में उसका समाधान आपके सामने रख के देंगे दोस्तों। सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता, प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिकता और संवेगात्मकता अधिक दृढ़ होती है। संवेगों के प्रतिक्रिया और समाज के प्रतिक्रिया जो बालक होते हैं वो बहुत दृढ़ यानी कि एक कठोर, एक अच्छी तरह से कर पाते हैं दोस्तों। आगे देखिए, बात करें मानवीय गुणों की, तो मानवीय गुणों में देखिए प्रतिभाशाली बालक, मानवीय गुण है मित्रों इनके अंदर मानवीय गुण, इनमें सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, दया, ईमानदारी जैसे मानवीय गुण दूसरों की तुलना में अधिक होते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक में आपको सहयोग हो, परोपकार हो, दया हो, ईमानदारी हो, ये सभी गुण जो सामान्य बालक है उनसे क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। अंतर्दृष्टि, ऐसे बालक आश्चर्यजनक सूझबूझ रखते हैं, हम सोच नहीं सकते ना, उससे अधिक सूझबूझ ये बालक रखते हैं दोस्तों। नेतृत्व की क्षमता, ऐसे बालकों में कुशल नेतृत्व की क्षमता होती है और अपने इस नेतृत्व से सबका मन मोह लेते हैं। अगर प्रतिभाशाली बालक है
तो वो नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व भी ऐसा करेगा कि सब का मन है जो वो अपने ऊपर मोह लेगा। दोस्तों, अवदान योग्यता, प्रतिभाशाली बालकों में अवदान की शक्ति क्या होती है? तीव्र होती है। दोस्तों आगे देखिए, निर्देशन की कम आवश्यकता, क्योंकि प्रतिभाशाली है तो निर्देशन की जरूरत कहां है उनको? देखिए, ऐसे बालकों में बौद्धिक सजगता और मौलिकता अधिक होती है, अतः वह अपने पूर्व अनुभव व सूझबूझ से कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। ऐसे बालकों को निर्देशन की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट है हास्य तथा उदार प्रकृति। ऐसे बालकों की ज्ञानेंद्रियों अधिक संवेदनशील होती है। सामान्यतः ये हास्य व उदार प्रकृति के होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, उदार की भावना होती है। जब भी कोई पीड़ा में दिखता है तो उनकी सहानुभूति फूट जाती है। दोस्तों यह है विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की। अब देखिए, प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं। चलिए मित्रों, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम इनके लिए होना चाहिए। बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को, जो प्रतिभाशाली बालक है, उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इनके लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इनके लिए एक योग्य अध्यापक है, उसकी आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम सहगामी की आवश्यकता, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ सहगामी क्रियाएं हैं, उनकी भी इनको आवश्यकता होती है। पुस्तकालय की सुविधा इनको चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण, कि यह नेतृत्व कैसे करे, उसका भी इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संस्कृति की शिक्षा, किस संस्कृति से जन्मा है उस संस्कृति की इनको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष स्कूल व कक्षाएं, इनके लिए विशेष स्कूलों का और विशेष कक्षाओं का प्रबंधन होना चाहिए। घर के लिए विशेष इनको कार्य, एक सामान्य बालक को दे वो कार्य नहीं, ऐसा कार्य, एक अलग कार्य जिनसे इनकी जो प्रतिभाशालिता है वो आपको दिखाई दे। इसी के साथ उत्तरदायित्व का कार्य, अगर स्कूल के अंदर या विद्यालय में कुछ काम है तो इन्हें उत्तरदायित्व दे, वहां पर इनको कुछ करने का काम सौंपे। और सर्वांगीण विकास पर बल, प्रतिभाशाली बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह था प्रतिभाशाली बालक। अब आते हैं बाल अपराधी बालक। कौन होते हैं? देखिए मित्रों, बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है, जैसे सामाजिक पक्ष हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे बौद्धिक पक्ष हो, कोई सा भी पक्ष हो। अगर बाल अपराध का संबंध है वो सभी पक्षों से, वो अगर किसी में समायोजन करने में असफल रह रहा है इन पक्षों के अंदर, तो वो क्या होगा? बाल अपराधी होगा। देखिए, किसी भी पक्ष में समायोजन करने में यदि बालक असफल रहता है तो वह बालक बाल अपराधी बन जाता है या बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए, बाल अपराध का सामान्य अर्थ होता है सामान्य रास्ते से भटक जाना। जो रास्ता एक सफलता की ओर ले जा रहा है, उससे अगर वो हट गया है, उससे भटक गया है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा। दोस्तों अब मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है बाल अपराध की, देखिए। हेडफील्ड के अनुसार बालक अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार यानी जो समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार अगर कोई बालक कर रहा है तो वो क्या है? बाल अपराध है। स्किनर ने क्या कहा? बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में दी जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर क्या होता है? अपराध होता है। अगर कोई कानून है, चाहे समाज का हो, देश का हो, राज्य का हो, कोई कानून है, उसका अगर एक वयस्क है वो उल्लंघन करता है तो वो क्या है? बाल अपराध है। स्किनर ने कहा। गुड ने क्या कहा? कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी कहलाएगा। सामान्य सामाजिक व्यवहार, जो एक समाज का व्यवहार है, उससे भिन्न एक बालक वहां पर व्यवहार करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह समाज विरोधी काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? बाल अपराधी कहलाएगा। बात करते हैं बाल अपराध के प्रमुख कारणों की। प्रमुख कारणों में बाल अपराध के वंशानुक्रम संबंधी कारण और वातावरण संबंधी कारण। अब मित्रों, वंशानुक्रम संबंधी कारण थे तो आप समझ ही गए। अब बात करते हैं वातावरण संबंधी कारणों की, जिनमें आता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में अगर माता पिता का बालकों पर नियंत्रण न रहना,
जिससे बालक बाल अपराधी बन सकता है। घरेलू लड़ाई झगड़े है तब भी बाल अपराधी बन सकता है। परिवार में माता पिता के संबंध विच्छेद या किसी एक की मृत्यु हो जाने पर भी बालक बाल अपराधी बन सकता है। पारिवारिक निर्धनता, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है तो भी बाल अपराधी बन सकता है। घर में बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया, एक घर में दो बालक है, इनमें से एक बालक को तो अच्छा सामान घर में मिलता है जबकि एक बालक को बहुत ही कम सामान मिलता है, तो यह क्या कर सकता है, बाल अपराधी बन सकता है। बालकों की रुचियों की ओर ध्यान न देना, एक बालक है और उसकी रुचियां हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो भी वो रुचियों को पूरा करने के लिए अपराधी प्रवृत्ति में जा सकता है। बालकों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान न करना, एक बालक हो या आप हो, एक स्वतंत्रता आपको चाहिए, अगर वो स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाती है तो आप क्या करते हैं, उस स्वतंत्रता के लिए लड़ते झगड़ते या उसको प्राप्त करने का प्रयास करते, तो वो किसमें आएगा, बाल अपराध में। बालकों की बेकारी की समस्या, बालकों की बेकारी की समस्या, सौतेले माता पिता का होना भी बाल अपराध का कारण बन सकता है। आगे चलिए, घर के अन्य सदस्यों का अपराधी होना, घर में अगर कोई अन्य सदस्य है जो क्या है, अपराधी है, तो ऐसी स्थिति में भी बाल अपराधी बन सकता है। माता पिता का अनैतिक व्यवहार, अगर माता पिता का क्या है, अनैतिक व्यवहार है, तो भी बालक बाल अपराधी बन सकता है। माता पिता के शारीरिक व मानसिक दोषों के कारण, जैसे अंधा है, पागल है, अपाहिज है, यह है, तो भी एक बालक बाल अपराधी बन सकता है। नेक्स्ट है बालकों की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। एक परिवार है जिसमें बालक है, दो बालक है, जिनमें से उनकी अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपराधों की श्रेणी में जा सकते हैं और बाल अपराध बन सकते हैं। परिवार में अधिक बच्चे होने के कारण भी, अगर परिवार में क्या है, अधिक बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से भी बाल अपराध हो सकता है। और परिवार में बच्चों का स्थान, बच्चों को किस प्रकार का स्थान बच्चों परिवार में, एक परिवार में मिलता है, यह भी बाल अपराध का मुख्य कारण हो सकता है। तो यह था माता पिता और परिवार से रिलेटेड बाह्य कारण, वातावरण से रिलेटेड कारण। अब बात करते हैं स्कूल का वातावरण कैसे बाल अपराधी बनाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर ध्यान न देना, एक बालक है, चाहे प्रतिभाशाली है चाहे मंदबुद्धि यानी पिछड़ा बालक है, उसकी जो विभिन्नताएं हैं उसकी ओर अगर शिक्षक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो भी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कमी, पाठ्य सहगामी पढ़ने के साथ जो अन्य क्रियाएं हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तब भी बाल अपराधी बन सकता है। उचित मार्गदर्शन की कमी, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, मार्गदर्शन भी आवश्यक है, और जब एक बालक को मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो किस ओर जाएगा, किस ओर जाएगा, अपराध की ओर। कठोर अनुशासन, एक स्कूल के अंदर, एक विद्यालय के अंदर अगर एक कठोर अनुशासन है, तो कठोर अनुशासन से ऊब जाने पर कोई भी बालक अपराध की श्रेणी में हो सकता है। अधिक गृह कार्य देना, या दूषित पाठ्यक्रम हो, या शिक्षकों का व्यवहार गलत हो, एक शिक्षक अधिक कार्य देता हो, या पाठ्यक्रम है जो ऐसा है, दूषित है, पढ़ने लायक नहीं, अपराध की श्रेणी से जुड़ा हुआ है, या फिर शिक्षक का व्यवहार भी गंदा है, तो यह भी क्या हो सकता है, बाल अपराध की ओर। विद्यालय में राजनीतिक वातावरण, एक विद्यालय है और वहां पर राजनीतिक से क्या मतलब, अगर विद्यालय में आप राजनीतिक व्यवहार है तो वहां पर आपको बाल अपराध में जाते बालक मिल सकते हैं। और देखिए मित्रों, और में मित्र मंडली, एक बालक की मित्र मंडली कैसी है यह उस पर निर्भर करता है। जैसी मित्र मंडली है ना, वैसा का वैसा व्यवहार वो बालक करेगा। अगर मित्र मंडली है वो अपराधी है, भाया मित्र मंडली में सभी अपराधी है, तो बालक भी अपराधी बन जाएगा। असफलता एवं पिछड़ापन दोस्तों, बालक को असफलता ही मिल रही है या पिछड़ा हुआ है तो भी बाल अपराधी में जा सकता है। ये थे एक शिक्षक, एक विद्यालय से संबंधित कारण। बात करते हैं सामाजिक वातावरण की, समाज का वातावरण कैसे एक बालक को बाल अपराधी में ले जा सकता है। समाज का दूषित वातावरण, समाज का वातावरण कैसा है, दूषित। अगर दूषित है तो वहां पर रहने वाले बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। आगे देखिए बेरोजगारी, और सबसे अधिक बाल अपराध की श्रेणी में बालकों को भेजने का मुख्य है वो है बेरोजगारी दोस्तों, जो दिनों दिन बढ़ रही है।
गंदी बस्तियां, बस्तियां अगर गंदी है तो भी। बुरी संगति, समाज के अंदर बालक किन के साथ रहता है और जिनके साथ रहता है उनकी संगति कैसी है, अच्छी है या बुरी। अगर बुरी है तो बालक भी बुरी संगति में जाएगा तो बाल अपराध बनेगा। सिनेमा, एक बालक सिनेमा कैसा देखता है, जैसा सिनेमा देखेगा वैसा ही व्यवहार वो करने लग जाएगा दोस्तों। अश्लील साहित्य और शरीर रचना संबंधी कारण भी बालक को बाल अपराध की श्रेणी में भेज देते हैं दोस्तों। अब देखिए बाल अपराधियों की विशेषताएं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है दोस्तों। बात करते हैं शारीरिक, तो ये आयताकृति यानी कि आयत होता है ना, उस प्रकार के फूले लंबे शरीर, बड़ा गठीला होता है इनका। पुष्ट मांसपेशियां युक्त व दुस्साहसी यानी बहुत खतरनाक साहसी होते हैं ये। स्वभावगत अशांत होते हैं, शक्ति से ये भरपूर होते हैं, आक्रामक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं और शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं और विध्वंसात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? विध्वंसात्मक दोस्तों। यह है शारीरिक। अब देखिए अभिवर्तियां, अपारंपरिक, संदेही, सत्ता के विरोधी, द्वेषपूर्ण एवं शत्रुता भाव रखने वाले इनमें यानी वर्ती है वो पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण, मूर्त व प्रत्यक्ष की ओर झुकाव रखने वाले, समस्याओं के समाधान में कम व्यस्त, समस्या है उसका समाधान नहीं करेंगे, मूर्त और जो प्रत्यक्ष है उसकी ओर झुकाव ये रखते हैं, जो है वो है दोस्तों। सामाजिक संस्कृति देखिए, स्नेह का इनमें भाव मिलेगा, माता पिता के नैतिक मानदंड इन्हें पर्याप्त रूप में निर्देशित नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये विशेषताएं बाल अपराधियों में पाई जाती है। अब देखिए बाल अपराधी के कृत्य किन किन को है जो बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। चोरी करना या उठाईगिरी करना, कोई चीज है उसको उठा लेना या चीज की चोरी करना, यह बाल अपराध में आएगा। भगोड़ापन, अगर भाग जाता है, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के भागता है, स्कूल छोड़ के भागता है तो अपराध में आएगा। निरुद्देश्य भटकना, अब कोई उद्देश्य नहीं है फिर भी शहर की गलियों में घूमना, यह बाल अपराध है। जेब काटना, किसी की जेब काट लेना दूसरे व्यक्ति की, बाल अपराध में आएगा। किसी के साथ धोखाधड़ी या ठगी करना, यह भी बाल अपराधी है। जुआ खेलना सबसे बड़ा बाल अपराधी है, जुआ खेलना। तो उपद्रव, हमला, लड़ना या क्रूरता करना, चाहे हमला करे चाहे लड़े किसी से या उपद्रव करे, यह बाल अपराध में आएगा। यौन अपराध करे या किसी की हत्या करे, यह भी किस में आएगा? बाल अपराध के अंदर आएगा मित्रों। आगे देखिए, आगे मादक पदार्थों का सेवन करना, यह भी किस में आएगा? बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। तो यह सभी कार्य जो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब बाल अपराधों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो देखिए मित्रों, परिवार के वातावरण में सुधार करके, अगर परिवार का वातावरण दूषित है तो उसमें सुधार करो। एक बालक है वो अपने आप सुधर जाएगा, बाल अपराध से निकल जाएगा। स्कूल के वातावरण में सुधार करके और समाज, परिवार, स्कूल और समाज का जो वातावरण है अगर वो बाल अपराधी बना रहा है तो उसमें सुधार कीजिए, अपने आप बालक है वहां से सुधर जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा भी एक बाल अपराधी को सुधारा जा सकता है। मानसिक चिकित्सा के भी द्वारा बाल अपराधी को सुधारा जा सकता है। मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा भी सुधारा जा सकता है और विशेष बाल न्यायालय के द्वारा भी एक बाल अपराधी को सुधारा जा सकता है। तो मित्रों, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की क्लास नंबर 1 है, इसमें आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ पार्ट है, पिछड़े बालक है जिसके अंदर मंदबुद्धि बालक है और जो विधियां हैं बाल अपराधियों को पता करने की, उनके बारे में क्लास नंबर 2 पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। कैसी लगी यह क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।